नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का पाठ 25 आज़ादी के बाद का भारत। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उस समय आज़ाद भारत के सामने कई चुनौतियां थीं। भारतीय जनता ने काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी पाई थी, इसलिए लोगों को भारतीय शासन से काफ़ी उम्मीदें भी थी। देश के विभाजन के कारण लगभग 70-80 लाख शरणार्थी भारत आए थे। इनके रहने, खाने पीने व रोजी रोटी का इंतज़ाम भी नई सरकार को करना था। आज़ादी से पूर्व भारत में 562 देशी रियासतें थीं। इनके शासकों को भारत में विलय के लिए तैयार करके भारत का एकीकरण पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का निर्धारण कर उनसे अच्छे संबंध भी बनाने थे। अंग्रेज़ों ने भारत को आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर कर दिया था, अतः भारत को पुनः मजबूत देश बनना था। भारत में भाषागत, जातिगत एवं क्षेत्रीय विविधताएं रही हैं। इनमें उपस्थित राष्ट्रीय एकता के तत्वों को पहचान कर सभी के मन में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव भरना था। इस तरह उस समय देश के सामने कई चुनौतियां थीं। उनमें से कुछ का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। संविधान सभा का गठन एवं भारत के नवीन संविधान की रचना। 1947 से पूर्व भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था तथा उस समय भारत में शासन चलाने के लिए आवश्यक नियम ब्रिटिश संसद बनाती थी। अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार कानूनों का निर्माण करते समय मात्र ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखती थी। उसमें भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं थी। यदाकदा भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतीय जनता की कुछ मांगें स्वीकार कर ली जाती। अतः भारतीय जनता लंबे समय से संविधान निर्माण में अपनी भागीदारी की मांग कर रही थी। संविधान सभा का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेज़ों का विरोध काफ़ी बढ़ गया था। बम्बई नौसेना विद्रोह एवं आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष आदि से अंग्रेजी शासकों को लगने लगा कि अब उन्हें भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तब उन्होंने एक मंत्रिमंडलीय समिति भेजी, जिसमें भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग स्वीकार की गई एवं इस आधार पर 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शासित प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए। इसका ढांचा लोकतंत्रात्मक था। प्रांतों से प्रतिनिधि समिति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए गए तथा रियासतों के प्रतिनिधि शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य रखे गए, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश शासित प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों में से व शेष 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। कुछ शासकों ने प्रारंभ में इस संविधान सभा में अपने राज्यों से प्रतिनिधि भेजने में आनाकानी की, किंतु बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे एवं अन्य शासकों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इस संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अंग्रेज़ों ने जाने से पूर्व भारत को 2 हिस्सों क्रमशः भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। परिणाम स्वरूप संविधान सभा 2 भागों में बंट गई। पाकिस्तान की संविधान सभा के अलग होने एवं हैदराबाद के प्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने से भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के सदस्य उच्च शिक्षित एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि थे।
लगभग 3 वर्षों तक काफ़ी चर्चा की तथा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया और इस प्रकार एक संविधान का निर्माण किया जिसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया। शासन प्रणाली में लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया ताकि शासन में आम लोगों की भागीदारी हो सके व योग्य व्यक्ति राष्ट्र को नेतृत्व दे सके। इस प्रकार इस संविधान सभा ने भारतीयों के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया तथा आज भी भारत विश्व का एक प्रमुख लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य। पहली बार संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठी। जिस सभागार में पहली बैठक हुई उसे वर्तमान में लोकसभा का सेंट्रल हॉल कहते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों ने स्वयं को हिंदुस्तान की संविधान सभा से अलग कर लिया। इसके बाद संविधान सभा में कुल 299 लोग रह गए। संविधान सभा ने अपना काम 17 समितियों में बांट लिया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अधिनियमित, आत्म अर्पित एवं अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया। संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्य। राजस्थान से कुल 14 सदस्य गए थे संविधान सभा में, जिनमें पंडित मुकुट बिहारी लाल, श्री माणिक्यलाल वर्मा, श्री जयनारायण व्यास, श्री बलवंत सिंह मेहता, श्री रामचंद्र उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह, श्री गोकुल लाल असाबा, कंवर जसवंत सिंह, श्री राज बहादुर, सर वी.टी. कृष्णामाचारी, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री सी.एस. वेंकटाचारी, सरदार के.एम. पन्नीकर, सर टी. विजय राघवाचार्य। देशी रियासतों का भारत में विलय। अंग्रेज़ों द्वारा शासित भारतीय साम्राज्य में 2 प्रकार के राज्य थे। प्रथम वे प्रांत जो ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शासित थे। द्वितीय वे देसी रियासतें थीं जिन पर राजाओं का शासन था तथा वे अंग्रेजी आधिपत्य में शासन करते थे। ये रियासतें भारत के समस्त भागों में स्थित थीं। इनमें से कुछ का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक था तो कुछ बहुत छोटी थी। ये रियासतें संधियों तथा समझौतों द्वारा भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। अंग्रेज़ों ने भारत को मुक्त करते समय विभाजित कर दिया और समस्त प्रांतों को भारत व पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों में बांट दिया। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के साथ पूर्व में की गई संधियां रद्द कर दी तथा उन पर से अपनी सर्वोच्चता त्याग दी तथा उन्हें यह अधिकार दिया कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल हों अथवा चाहे तो स्वतंत्र रहें। इससे स्थिति संकटपूर्ण हो गई क्योंकि कुछ रियासतों के शासक स्वतंत्र रहना चाह रहे थे तो कुछ पाकिस्तान के नेताओं के बहकावे में आकर पाकिस्तान में मिलने की सोच रहे थे, जबकि ये रियासतें भारतीय भूभाग के मध्य में स्थित थी तथा यहाँ की प्रजा भी भारत में मिलना चाहती थी। इन शासकों के ऐसे कदमों से भारत की एकता को खतरा उपस्थित हो सकता था। इसलिए इस समस्या के निराकरण के लिए भारत की अंतरिम सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की। सरदार पटेल ने देसी रियासतों के शासकों को भारत में विलय के लिए प्रेरित किया।
और उन्हें भौगोलिक, आर्थिक तथा जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। इस समय में बड़ौदा व बीकानेर के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम सहमति प्रदान की। भोपाल के नवाब ने जिन्ना के प्रोत्साहन पर राजस्थान के कुछ राजाओं को अपनी ओर मिलाकर पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई, किंतु उनके राज्य एवं पाकिस्तान के मध्य मेवाड़ की रियासत थी। अतः उन्होंने अपने प्रतिनिधि को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह से संपर्क करने को कहा, किंतु मेवाड़ महाराणा ने कहा कि मेवाड़ भारत में रहेगा या बाहर, इसका निर्णय मेरे पुरखे कर गए हैं। यदि देशद्रोह करना होता तो मेरे पास हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती। इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा ने देशभक्ति का परिचय देते हुए भारत में विलय होने का निश्चय किया एवं देसी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की जिन्ना की योजना को असफल कर दिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पूर्व मात्र जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर सहमति दे दी। बाद में जूनागढ़ की प्रजा ने अपने नवाब के विरुद्ध विद्रोह कर अपना विलय भारत में कर दिया। हैदराबाद का निज़ाम जन भावनाओं की अनदेखी कर भारत से अलग रहना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने सैनिक कार्यवाही कर उसे भारत में मिला लिया। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए उस पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के महाराजा हरि सिंह व राजनीतिक दलों ने भारत में विलय पर सहमति दे दी, अतः उसका भी भारत में विलय हो गया। इस प्रकार सरदार पटेल के अथक प्रयासों से देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ तथा शेष भारत खंडित होने से बच गया। सरदार पटेल ने जिस प्रकार का दृढ़ निश्चय इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान दिखाया, उसके कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया। विस्थापितों को फिर से बसाना। आज़ादी के समय भारत पाक विभाजन के परिणाम स्वरूप लगभग 70-80 लाख लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। ये विस्थापित अपना घर बार, संपत्ति सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर त्रासदियां झेलते हुए भारत पहुंचे थे। इनमें से कईयों ने तो अपने परिजनों को भी खो दिया, अतः इन्हें मानसिक व आर्थिक संबल की आवश्यकता थी। इनका पुनर्वास जरूरी था ताकि ये फिर से अपना घर बार बसा सकें, काम धंधे में लग जाएं, बच्चों की पढ़ाई करा सकें और देश को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे सकें। स्वतंत्र भारत की पहली सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों को फिर से बसाने में थी। पश्चिम भारत में ज़्यादातर सिंधी आए थे, उत्तर भारत में सिख और पूर्वी भारत में बंगाली। पहले 6 महीने तो विस्थापितों को स्कूल कॉलेजों में रखा गया, फिर अजमेर, कच्छ, गांधीधाम व आदिपुर, कल्याण, दिल्ली, करनाल, दंडकारण्य आदि स्थानों पर विस्थापितों के लिए कैंप स्थापित किए गए। चूँकि कई लोग दिन में काम पर जाते थे तो उनके लिए स्कूल कॉलेज शाम को भी चलाने की व्यवस्था की गई। नए तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाए गए ताकि विस्थापित लोग ऐसे हुनर सीख सकें जिनकी उनके नए निवास स्थान पर ज़रूरत थी। आने वाले सालों में विस्थापितों ने देश और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। लोगों ने नए माहौल में रहने के लिए नए हुनर सीखे। कुछ ही समय में उन्होंने नए शहर आबाद कर लिए। उल्लासनगर महाराष्ट्र, गांधीधाम गुजरात,
आदिपुर, गुजरात जैसे शहरों में सिंधी विस्थापितों ने अपने व्यापार और उद्योग चलाने शुरू कर दिए। पीलीभीत उत्तर प्रदेश, शिवपुरी मध्य प्रदेश, श्री गंगानगर राजस्थान जैसे इलाकों में पंजाबी विस्थापितों ने खाली पड़ी हुई ज़मीन को खेती योग्य बनाया। थोड़े ही समय में ये इलाके फसलों से लहला उठे। बंटवारे की त्रासदी। हमें शरणार्थियों का एक लंबा कारवां मिला जो शेखुपुरा से होकर भारत आ रहा था। हमने इन लोगों से बातें की और इनमें से कई उत्तर अत्यंत मर्मस्पर्शी थे। एक वृद्ध किसान ने कहा, इस देश में कई शासक बदले, वे आए और चले गए, लेकिन यह पहला अवसर है जब शासक के साथ रियाया जनता को भी बदलने पर विवश किया जा रहा है। एक वृद्ध स्त्री ने कहा, बंटवारे हर परिवार में होते हैं, लेकिन सब कुछ शांति से होता है। यहाँ लूट मार व रक्तपात क्यों? दुर्घटना के परिणामों का पूरा ज्ञान मुझे उस समय हुआ जब मैं दिल्ली से कुछ दूर कुरुक्षेत्र के कैंप में गया, जहाँ 2,70,000 शरणार्थी तंबुओं और झोपड़ियों में बसाए गए थे और मैंने विस्थापितों का 15 मील लंबा कारवां मोंटगोमरी जिले से भारत की तरफ आते हुए देखा। पत्रकार श्री दुर्गादास की पुस्तक भारत कर्जन से नेहरू और उनके पश्चात से उद्धृत। दिल्ली, करनाल हरियाणा, पानीपत हरियाणा, कानपुर उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना भी विस्थापितों ने ही की। घरों की कमी को दूर करने के लिए कई शहरों के साथ नए मॉडल टाउन बनाए गए। विस्थापितों में से अनेक महान राजनीतिक नेता बने, अनेक ने व्यापार और उद्योगों में नाम कमाया। अनुसंधान, पत्रकारिता, फिल्में, गायन आदि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां 1947 में आए विस्थापितों ने यह न साबित कर दिया कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, स्वतंत्र भारत में लोग काफ़ी कुछ करने की क्षमता रखते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध। भारत व पाकिस्तान जब अलग हुए तो इनमें सीमा निर्धारण करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसने इन दोनों राष्ट्रों के मध्य सीमा का निर्धारण किया। इस सीमा रेखा को आज रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। देशी रियासतों को भारत व पाकिस्तान में से किसी भी राष्ट्र में मिलने की स्वतंत्रता थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल निर्देशन में व रियासती सचिवालय के प्रयासों से अधिकांश रियासतों के शासकों ने भारत में विलय पर अपनी सहमति दे दी। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने भी भारत में विलय पर सहमति प्रदान की, किंतु पाकिस्तान ने उस पर जबरन अधिकार करना चाहा एवं कबायलियों की आड़ में उस पर आक्रमण किया। भारतीय सेना ने हालांकि पाक सेना व कबायलियों को कश्मीर से खदेड़ दिया, किंतु आज कश्मीर के बड़े क्षेत्र पर पाक ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। 1948 ईस्वी के बाद भी 1965 ईस्वी, 1971 ईस्वी व 1999 ईस्वी में पाक के साथ हुए युद्ध में यद्यपि पाकिस्तान पराजित हुआ है, किंतु आज भी इस क्षेत्र में तनाव बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उत्तर दिशा में चीन से हमारा कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है।
चीन ने भी भारत के बड़े भाग पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। अन्य पड़ोसी राष्ट्रों जैसे नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मालदीव से हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत इन राष्ट्रों के साथ बड़े भाई की भूमिका निभाता है। नेपाल व भूटान के साथ हमारी सीमाएं खुली हुई हैं तथा इन राष्ट्रों के निवासियों को भारत में कई स्थानों पर कार्य करते हुए देखा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों से दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों में जिनमें कभी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार था, उसमें भी भारत ने अपने संबंध मधुर बनाए हैं। आर्थिक विकास। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के अनुकूल ढाला, भारत के प्राचीन कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया एवं भारत को कृषिगत कच्चे माल का उत्पादक राष्ट्र बना दिया ताकि इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त हो सके। आज़ादी के बाद कुछ उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। भारत के आर्थिक पुनः निर्माण हेतु भारत को सक्षम बनाने तथा इसे गरीबी से मुक्त करने हेतु एक सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता थी। अतः 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग नामक संस्था का गठन किया गया और उसी के तहत 5-5 वर्ष के कार्यों के लक्ष्य निर्धारित कर योजनाएं बनाई गई, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। भारी उद्योगों व विशाल बांधों के निर्माण पर कार्य किया गया। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व सामुदायिक विकास जैसे लक्ष्यों को महत्व दिया गया। अभी वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से प्रारंभ हुई है। राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने की प्राय शिकायत की जाती थी। अतः सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने एवं उन्हें आर्थिक विकास की गति में भागीदार बनाने की दृष्टि से 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्र भारत में यह मांग उठी कि राज्यों की सीमाएं भी फिर से तय की जाएं, ताकि लोगों को राज्य प्रशासन के साथ व्यवहार करने में आसानी हो। स्वतंत्रता के पहले कई राज्यों का आकार बहुत बड़ा था। जैसे एक राज्य था बम्बई। इस राज्य में वर्तमान का महाराष्ट्र और गुजरात आते थे। मद्रास राज्य में वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से आते थे। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नाम के राज्य में मध्यवर्ती हिंदुस्तान के अनेक इलाके शामिल थे। इनमें कई राज्य तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के अनेक देशों से भी ज़्यादा बड़े थे। इनके अलावा 500 से ऊपर रियासतें थीं, जिनको किसी न किसी प्रशासनिक इकाई में शामिल करना था। राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसने कई विकल्पों को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए। अतः मद्रास को मैसूर, आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में विभाजित किया गया। बाद में मद्रास को नया नाम दिया गया तमिलनाडु। मैसूर का नाम बदलकर रखा गया कर्नाटक। बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया।
मध्यवर्ती भारत में मध्य प्रदेश बनाया गया। राजस्थान, जिसके बनने की प्रक्रिया कई साल पहले प्रारंभ हो चुकी थी, उसको भी एक स्थायी रूप दिया गया। जैसा पहले कहा गया है कि हिंदुस्तान में राज्यों की सीमाएं लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, अतः जब जब ज़रूरत पड़ी एवं लोगों ने यह दर्शाया कि उन्हें एक अलग राज्य की आवश्यकता है, तब तब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस तरह 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा राज्य बने। नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल बना। उत्तरांचल को ही बाद में उत्तराखंड नाम दिया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ बना और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना बनाया गया। आज भी रह रहकर नए राज्य बनाने की मांग होती रहती है। इस तरह की मांग बुंदेलखंड प्रदेश, विदर्भ प्रदेश के लिए भी उठी है, परंतु अभी इन राज्यों का गठन नहीं हुआ है। राजस्थान का एकीकरण। आज जिस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है, वह स्वतंत्रता के पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना यानी राजपूतों की भूमि। राजपूताना में अनेक रियासतें थीं, जिन पर यहाँ के शासक अंग्रेज सरकार की देखरेख में शासन चलाते थे। अजमेर मेरवाड़ा का इलाका सीधे अंग्रेज़ों के अधीन था। स्वतंत्रता के बाद इन सब इलाकों को इकट्ठा करके वर्तमान राजस्थान राज्य बना। हालांकि देशी रियासतों ने भारत में विलय पर सहमति दे दी, परंतु उनमें कई रियासतें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से इतनी छोटी थी कि उनका अलग राज्य के रूप में रहना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। इससे उनका विकास भी नहीं हो पाता। इसलिए रियासती विभाग ने तय किया कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से कम है या आय के 1 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें पास की बड़ी रियासतों में मिला दिया जाए। इसलिए प्रारंभ में राजस्थान के राजाओं ने स्वयं प्रयास करके अपने संघ बनाने के प्रयास किए। जैसे मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा। डूंगरपुर महारावल ने बागड़ के राज्यों को मिलाकर बागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। कोटा महाराव ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, किंतु शासकों द्वारा किए गए ये प्रयास सफल नहीं हुए। बहरहाल सबसे पहले मेवात के इलाके से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मार्च 1948 में इकट्ठा रहने का फैसला किया। इस संगठन को के.एम. मुंशी की सलाह पर इसके प्राचीन नाम के आधार पर मत्स्य संघ नाम दिया गया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। कुछ ही दिन बाद दक्षिण पूर्वी और दक्षिण की 9 रियासतों ने मिलकर संयुक्त राजस्थान नाम के संघ का गठन किया। इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर नामक रियासतें व 2 चीफ शीप कुशलगढ़ व लावा शामिल थे। कोटा को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया। 3 हफ्ते बाद मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत भी इस संघ में शामिल हो गया। संयुक्त राजस्थान नाम के इस संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बने तथा माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। अगले साल यानी 30 मार्च 1949 ईस्वी में बची हुई 4 रियासतें भी इस संघ में शामिल हो गई। अतः अब संयुक्त राजस्थान संघ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भी शामिल हो चुके थे। संघ का नाम बदलकर बृहत राजस्थान रख दिया गया। बृहत राजस्थान की राजधानी बना जयपुर और इसके महाराज प्रमुख बने
मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख बने, जयपुर के मान सिंह तथा पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सारे देश में राज्यों के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ भी बृहत राजस्थान में शामिल हो गया। अब तक केवल सिरोही ही एक ऐसी रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय नहीं हुआ था। अतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, इस समय देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा बाकी सिरोही रियासत भी राजस्थान का हिस्सा बन गई। भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन कमीशन के कहने पर 1956 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा के इलाके को भी राजस्थान में मिला दिया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा और सिरोही की देलवाड़ा एवं आबू तहसील को भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया तथा राजस्थान का सिरोज मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस तरह वर्तमान राजस्थान का 1 नवंबर 1956 ईस्वी को एकीकरण हुआ, किंतु राजस्थान दिवस बृहत राजस्थान के आधार पर 30 मार्च को ही माना जाता है। वर्तमान राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 6 करोड़ से भी ज़्यादा है। राजस्थान के एकीकरण के चरण एक नज़र में। एकीकरण का चरण प्रथम चरण था मत्स्य संघ। इसकी तारीख थी 17 मार्च 1948 और इसमें रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह धौलपुर और इसके उद्घाटनकर्ता थे NV गौडगिल। दूसरा चरण था संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राज प्रमुख भीम सिंह कोटा और उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान था ये वाला और इसमें उदयपुर को भी शामिल किया गया। इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान सेकंड। ये संयुक्त राजस्थान फर्स्ट, संयुक्त राजस्थान सेकंड। माणिक्य लाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया था और उसके उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा चरण बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। इसमें संयुक्त राजस्थान सेकंड प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह जयपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटनकर्ता थे। पांचवा चरण बृहत राजस्थान 15 मई 1949। बृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। इसमें बृहत राजस्थान ये पूरा और इसमें मत्स्य संघ को भी शामिल कर लिया गया और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख बने थे मान सिंह जयपुर और उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठवां चरण बृहत राजस्थान 26 जनवरी 1950। बृहत राजस्थान पांचवा चरण देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा सिरोही। सातवां चरण राजस्थान नाम था सातवें चरण का और ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान देलवाड़ा आबू क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा। क्या आपको मालूम है कि राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी थी? राजपूताना में कुल 19 रियासतें, 3 चीफशिप व 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा शामिल थे।
संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। राजस्थान के एकीकरण में योगदान देने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम: सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री वी.पी. मेनन, श्री जयनारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री, श्री माणिक्यलाल वर्मा, श्री गोकुल भाई भट्ट। शब्दावली: विस्थापित, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो अथवा विवश होकर हटना पड़ा हो। स्वशासन, स्वयं का शासन। पुनर्वास, पुनः बसना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में लिख के बताएं कि ये पाठ आपको कैसा लगा। धन्यवाद।